हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, मेरी ये वीडियो आज आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूँ। ठीक है ना? खास क्या है ये भी पता लगेगा, जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको पता लगेगा कि खास क्या है। मित्रों, मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि कैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स नीट की प्रिपरेशन के नाम पे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कि कैसे नीट की प्रिपरेशन के लिए, भाई मैं नीट की ही बात करूँगा, मैं आईआईटी की बात नहीं करूँगा, जेई मेंस की बात नहीं कर रहा, या मैं किसी और इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा। मैं वो बात करूँगा मित्रों जो मेरा फील्ड है। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप जब बायोलॉजी बाय जेपी सर करके टाइप करके लिखोगे यूट्यूब पर तो मेरी वीडियोस आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। जब लिखोगे ना बायोलॉजी बाय जेपी सर तो मेरे सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो मित्रों, मैं अपने फील्ड को लेके बात करूँगा, मैं अदर फील्ड्स को लेके बात नहीं करूँगा। पहले बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। कभी आप सोचो कि मैं फिजिक्स की भी बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूँ, मैथ्स की भी बात कर रहा हूँ, या मैं और भी बात कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा। ठीक है ना? मैं केवल अपने सब्जेक्ट की बात करूँगा, बायोलॉजी की। तो मित्रों, बात ये है कि मैं बायोलॉजी के अंदर दो चीज़ों की प्रिपरेशन कराता हूँ। एक तो कराता हूँ मित्रों नीट की प्रिपरेशन, और एक कराता हूँ मैं नेट की प्रिपरेशन। नीट तो आप जानते हो, एमबीबीएस के लिए, डॉक्टरी जो लाइन है उसके लिए नीट करना होता है, नीट क्वालिफाई करना होता है। नेट जो होता है मित्रों, ये डॉक्टर लाइन के लिए, एमबीबीएस वगैरह में एडमिशन लेने के लिए, एमबीबीएस में हो जाए अच्छे कॉलेज से, जो जितनी अच्छी रैंक नीट में आए तो उतना अच्छा कॉलेज मिल जाता है। ठीक है ना? नेट बोले तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट होता है मित्रों पीएचडी में एनरोल कराने के लिए। जो बच्चे एमएससी कर लेते हैं वो पीएचडी में उनको कहीं यूनिवर्सिटी में मिल जाए या किसी रिसर्च सेंटर में उनका हो जाए एंट्रेंस क्लियर करके। ये उन पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है नेट का, उनको मैं प्रिपेयर करता हूँ, उन बच्चों को उनको पढ़ाता हूँ। प्लस में नेट का एंट्रेंस उन बच्चों को भी देना पड़ता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है, प्लस वो पीएचडी करने के लिए आफ्टर एमएससी भी ये एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। तो मैं मित्रों दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, नीट को भी पढ़ाता हूँ, नेट को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको, अब मैं आता हूँ अपनी बॉटम लाइन पर, जो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे नीट के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा है कुछ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। वो आप सुनिए। होता मित्रों ये है, जब आप किसी इंस्टीट्यूट्स में पहुंचे, क्लास लग रही है आपकी, डेमो क्लास लग रही है मान लीजिए, तो सबसे पहले तो आपको डेमो क्लास में यही सब बताया जाता है कि जी ये सिलेबस है और नीट इसलिए किया जाता है, ये नीट का सिलेबस है। फिर जब बात आगे बढ़ती है तो मित्रों उसमें बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं टीचर्स, बड़ी लंबी लंबी, कि पेपर इतना टफ आता है, बहुत टफ होता है, और क्वेश्चंस वैसे पेपर बनता तो एनसीईआरटी से, उनका बोलना है, मैं उनकी बता रहा हूँ कि पेपर बनता तो एनसीईआरटी से ही है, बट कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूँ, क्लियर कट बताता हूँ, इसमें कोई लाल लपेट वाली बात नहीं है। नीट का पेपर जब भी बनता है केवल और केवल एनसीईआरटी की बुक से ही बनता है। इसका पेपर जो बनेगा एनसीईआरटी, केवल और केवल इससे बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज नहीं आती, कोई भी चीज, एक सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। टीचर तो बोलते हैं, इंस्टीट्यूट्स में टीचर बोलेंगे
देखो जी ऐसा है 95% तक तो एनसीईआरटी कवर कर लेती है, लेकिन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ सिलेबस ऐसा है जो बाहर से आ जाता है, एनसीईआरटी की बाहर से आ जाता है। मित्रों बाहर से नहीं आता, वो एनसीईआरटी ही से ही आता है, ध्यान रखना, बाहर से कुछ नहीं आता। मैं कहता हूं 100% एनसीईआरटी से आता है। ये केवल पागल बनाने वाली बात है कि जी बाहर से आता है, 100% एनसीईआरटी से आता है। वो कारण है, एक्चुअल में एनसीईआरटी से ऐसे आ जाता है वो, जैसे मान लीजिए अभी कोई लेटेस्ट एडिशन चल रहा है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर लेटेस्ट एडिशन से ना होकर उसके दिमाग में कुछ पुराने एडिशंस में से कुछ होता है, कंसेप्ट्स भाई उसने पुराने एडिशंस पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे, तो पुराने एडिशंस में से भी वो किसी कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेता है, होता है ऐसा। अच्छा नए एडिशन में जो न्यू एडिशन था उसमें नहीं था वो, उस तरह का कोई मतलब टॉपिक होगा जो, या कोई ऐसी चीज होगी या कोई स्टेटमेंट होगी या कोई लाइन होगी या कोई वर्ड होगा जो न्यू एडिशन में तो नहीं था, लेकिन एक्चुअल में पुराने एडिशन में दे रखा था, या उससे पहले वाले में दे रखा था, या मान लो उससे पहले वाले में ना हो, उससे पहले वाले में हो, समझना बात, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन कहते क्या है इंस्टीट्यूट्स वाले जो टीचर हैं हमारे भाई, जो हमारे भाई लोग हैं जो इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स पे, मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ इंस्टीट्यूट्स पे जो बिल्कुल आपका एक तरह से ब्रेन वॉश करते हैं, बताऊंगा कैसे करते हैं, ये भी बताऊंगा। तो मित्रों होता ये है कि एग्जामिनर ने मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाया, एग्जामिनर के माइंड में पुराने एडिशन से था कुछ, जो अभी न्यू एडिशन है उससे पहले वाला जो एडिशन था उससे था, तो उससे क्वेश्चन बना दिया, या मान लीजिए उससे पुराने उसमें से नहीं बनाया, उससे भी पहले वाले एडिशन से बना दिया, था कुछ दिमाग में बना दिया। लेकिन क्या एनसीईआरटी से बाहर आया, आप बताओ। अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकता ना एनसीईआरटी से बाहर आया, आ गया जी, ठीक है भाई नए एडिशन में से नहीं आया, पुराने से आ गया, लेकिन आया तो एनसीईआरटी की बुक से ही है, पेपर तो बाहर से नहीं बना। और मित्रों क्यों वो बाहर से बनाएंगे, नहीं मुझे आप ही बताइए, क्यों वो पेपर बाहर से बनाएंगे? अगर उनका इंटेंशन ये हो कि ये क्वेश्चन किसी भी ज़्यादातर बच्चे ना करें, तो मित्रों वो चाहे तो नेट के सिलेबस से उठा के दे दें। भाई बायोलॉजी तो इसमें भी पढ़नी है, मैं नेट के लिए भी बायोलॉजी है, बायोलॉजी में होता है ना नेट भी, और बायोलॉजी हम पढ़ते हैं नीट में भी। तो मान लो एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन ऐसा देना हो जिसको कोई बच्चा टच ही ना करे, तो भैया नेट का क्वेश्चन उठा के दे दो। और मित्रों आपकी तो बात छोड़ो, आपके टीचर्स तो टच करके दिखा दो उसको, नेट के क्वेश्चन को, हाँ हाथ जोड़ के निकल जाएगा। नेट में, नेट मित्रों एक अलग लेवल है और नीट एक अलग लेवल। नीट कहाँ नेट कहाँ, ये मित्रों असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट है। ये एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी करने वालों के लिए है, जेआरएफ जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप करेंगे, जिनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाना है वो नेट का एग्जाम देंगे। नीट का एग्जाम्पल तो केवल एमबीबीएस के लिए है, केवल 12th के बाद एमबीबीएस में एडमिशन के लिए है नीट। ये तो कुछ भी नहीं है मित्रों, जितना जो नेट है, नेट का तो मामला ही अलग है, बहुत बहुत तगड़ी क्लास का, बहुत अपर क्लास का ये एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये इतना नहीं होता। अब देखिए ना आप, ये 12th के बाद ही होता है, ये एमएससी के बाद होता है। आप एमएससी कर लिए, एमएससी जब कर लिए आप बॉटनी जूलॉजी या किसी भी लाइफ साइंस के फील्ड से, तब आप नेट का एग्ज़ाम दोगे, और नीट का एग्ज़ाम आप 12th के बाद ही दे दोगे। जब 12th मेडिकल से करोगे तो 12th के बाद ही नीट का एग्ज़ाम दे दोगे। तो देखिए ना फ़र्क। अब मान लो एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन ऐसा डालना है आउट ऑफ सिलेबस कि जो बच्चा टच ही ना करे, बच्चा छुए ही ना उसको, और जो
छुए वो 100% गलत करे तो वो तो भैया नेट से डाल देगा, नेट से क्वेश्चन उठा लो, डाल दो नीट में। मित्रों आप तो छोड़ो, आपके टीचर्स तो टच करके दिखाओ उसे, वो भी नहीं कर सकते, उस लेवल का होता नेट का एग्जाम, ठीक है ना। तो ये मित्रों लोगों के दिमाग में गलत मैसेज पहुंचाते हैं ऐसे टीचर्स जो ये कहते हैं कि जी 95-98% तो आता है NCERT से, बाकी 2% 2 to 5% आ जाएगा आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा कुछ होता ही नहीं मित्र, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता नीट के एग्जाम। सारा की सारा 100%, मैं तो 99.99% में नहीं बोलूँगा, मैं कहता हूँ 100% जो सिलेबस आता है ना नीट का एग्ज़ाम में, वो मित्रों केवल और केवल NCERT से आता है। ये अलग बात है कि होता क्या है कि ठीक है न्यू एडिशन से नहीं आया, एग्जामिनर के माइंड में ओल्ड एडिशन था या उससे ओल्ड था या उससे ओल्ड था, ठीक है। एग्जामिनर जब पेपर बना रहा था तो उसके दिमाग में वो एडिशन था या उस एडिशन से जुड़ी कोई स्टेटमेंट या कोई वर्ड या कोई कंसेप्ट ऐसा रहा होगा, वहाँ से क्वेश्चन आया तो NCERT से ना, अलग से नहीं आया। तो मित्रों इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जो नीट वाले बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करें क्या, वो ये करें, एक तो नीट के कुछ पुराने सैंपल पेपर्स आप ले लें। जो पुराने पेपर्स हैं जो नीट ने लिए हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, 8-10 साल के तो ज़रूर होने चाहिए, 5 से 10 साल के पेपर्स, क्योंकि मैं बताऊंगा उनसे कैसे आइडिया आएगा, वो ज़रूर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उससे आपकी ठीक रहेगा। दूसरा, एक आपके पास होनी चाहिए NCERT का नया एडिशन और पिछले कुछ पुराने एडिशंस भी आपके पास होने चाहिए। मित्रों मैं आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा कि मेरे पास जब NCERT ने पहला एडिशन निकाला था ना, तब से लेकर अब तक के सारे एडिशन हैं, +1 के भी और +2 के भी। +1 का फर्स्ट एडिशन आया था मित्रों 2002 में, जो फर्स्ट एडिशन था NCERT का वो 2002 में आया था, +1 का आया था 11th क्लास। और 2003 में आया था मित्रों 12th का, 12th का आया था 2003 में और फर्स्ट एडिशन, और 2002 में फर्स्ट एडिशन आया था 11th क्लास। तो 2002 से अब तक के एडिशन सारे मेरे पास हैं। 2002 में तो भैया 12th का आया ही नहीं था, तो 12th का तो मिलेगा नहीं, 12th का 11th का है मेरे पास, 12th का भी। तो आप ये करिए, आप एक तो पुराने पेपर्स रखिए, जो इसके नीट के हैं, पुराने पेपर्स आपके पास जरूर होने चाहिए, प्लस न्यू एडिशन के साथ कुछ ओल्ड एडिशंस भी होने चाहिए। आप उनसे प्रिपरेशन करें, आप अपनी उनके बहकावे में ना आए। सारा की सारा पेपर NCERT की बुक से ही आता, ठीक है। एक तो ये बात थी जिससे वो आपको दिखा देंगे मित्रों, ऐसे दिखा देंगे यार बस इंस्टीट्यूट ही करा सकता है अब तो भैया हमारा नीट, अब हम तो अकेले तो कर ही नहीं सकते। मित्रों ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पे NCERT को कंसेप्चुअल पढ़िए, कंसेप्ट्स अपने क्लियर रखिए, कंसेप्ट्स दुरुस्त रखिए, कंसेप्ट्स नेवर चेंज। जो चेंज होता है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होता है, बस क्वेश्चंस चेंज होते हैं, कंसेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते। कंसेप्ट दुरुस्त रखिए और NCERT को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझकर पढ़िए। ये नहीं केवल पढ़िए, रीडिंग मारिए ना, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड समझकर पढ़िए। उसे आपको समझ में भी आना चाहिए। आपको लाइन जब पढ़ें, आप वर्ड को पढ़ें तो फीलिंग भी आए आपको, ठीक है ना। ऐसे आप NCERT को पढ़िए, घर पे ही बैठ के पढ़िए, मत जाइए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग सेंटर में मत जाइए। आप NCERT को प्रिपेयर कर लीजिए, बायोलॉजी आपकी फिनिश। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इन जो और चीज़ें हैं, क्योंकि नीट में मैथ्स तो आता नहीं, मतलब मैथ्स जो होगा वो तो IIT के लिए होगा, तो मैं उन सब्जेक्ट्स की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि भैया जो मेरा फील्ड नहीं है मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप घर पर ही
एनसीईआरटी का नया एडिशन और कुछ ओल्ड एडिशन लाइए, कुछ पेपर्स लाइए और उनको अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअली पढ़िए, तो बायोलॉजी मतलब बहुत ही आसान है। बायोलॉजी इजीली आपका हो जाएगा, बायोलॉजी वाला सेक्शन, ठीक है ना। तो बायोलॉजी मुझे इस अर्थ पर अगर कोई साइंस कोई मतलब सब्जेक्ट लगता है ना सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट, तो मित्रों वो बायोलॉजी ही लगता है, बायोलॉजी ही लगता है सबसे आसान सब्जेक्ट। बाकी तो भैया मामले ही तगड़े तगड़े हैं उनके, तो वो मेरे बस की बात नहीं है करना। तो बायोलॉजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं बायोलॉजी के मित्रों लेक्चर्स भी डालता हूँ, डोंट वरी, लेक्चर्स भी डालता हूँ। जब आप मेरे आप अपने जब फ़ोन में जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर जब आप सर्च करोगे ना बायोलॉजी बाय जेपी सर, तो मेरे सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बायोलॉजी बाय जेपी सर, वहाँ पे मेरी मिल जाएंगे वीडियोस पे जाना, देखो, सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ, नेट की प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ और यूट्यूब पे ही करा रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी एक बात, जो इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पागल बना दिया जाता है। अब आता हूँ दूसरी बात। अब बच्चों पे देखिए जी, एक दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सिलेबस तो है इतना सा, प्रेजेंट करेंगे इतना, मानना बात, नीट का सिलेबस इतना है, प्रेजेंट करेंगे इतना। मॉड्यूल उठा के देख लो, कुछ हायर इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, मॉड्यूल उठा के देख लो, एनसीईआरटी से तो इतना ज़्यादा सिलेबस दे रखा है, इतना ज़्यादा दे रखा है कि बच्चे के लिए यार, बच्चे की जान चली जाए उतना करने में। और एनसीईआरटी में तो कोई सिलेबस नहीं है इतना, एनसीईआरटी में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, मॉड्यूल्स में पता नहीं यार क्या भर रखा है मित्रों। वो सिलेबस तक भर रखा है जो नेट में पूछा जाता है, जो नेट में कुछ पोर्शन ऐसा है जो नेट तक, क्या मतलब है यार, नेट लेवल का, नीट लेवल में घुसा पढ़ा रहे हो बच्चों को, क्या मतलब है। अरे भैया, नेट का एग्जाम एमएससी करने के बाद दे देगा, अभी तो फिलहाल एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर करो बच्चे को, मेडिकल लाइन के लिए प्रिपेयर करो नीट का क्रैक करा के। ऐसा क्यों करते हैं उसका कारण बताता हूँ। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को लगे कि यार एनसीईआरटी से तो सिलेक्शन नहीं होना, केवल इतना सिलेबस है एनसीईआरटी में, तो ये सब कुछ है ही नहीं, इतना सिलेबस है नीट का और ये तो सिर्फ इंस्टीट्यूट वाले ही करा सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है एनसीईआरटी से, इसलिए इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करो। नहीं, ये नहीं करना। इतना सिलेबस का करना क्या भाई, जब अपना सिलेक्शन केवल और केवल एनसीईआरटी के न्यू एडिशन प्लस कुछ ओल्ड एडिशंस को करके हो जाना है इजीली, और कुछ पेपर्स हों, कुछ पास्ट ईयर्स के पेपर्स हों, तो टेंशन क्यों लेनी, क्यों इतना सिलेबस को करना। वो सिलेबस इसलिए होता है मित्रों, बस सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए। जब आपकी क्लासेस चलती हैं ना बाद में, तो आप वो भी एनसीईआरटी पर ही जाते हैं, पर वो तो आपको इम्प्रेस करना है बच्चे को कि इतना सिलेबस है, ये पढ़ाते हैं हम, वो कराते हैं, हम देखिए कितना सिलेबस कराते हैं। तो मित्रों ज़रूरत ही नहीं है कितने की करने की, काम इतने से चले तो इतना ही करो ना, इतने की क्या ज़रूरत है। इतना करोगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, समझ रहे हो ना, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, सब कुछ ज़्यादा लगना है इतने में। तो इतने से काम चल जाए तो इतना ही करिए, टाइम भी बचेगा। बी स्मार्ट, मैं तो ये कहूँगा बी स्मार्ट, स्मार्ट वे से पढ़िए, गधों की तरह मत बैठ जाइए, मेहनत कर, स्मार्ट वे होना चाहिए आपका प्रिपरेशन करने का, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। एक ये होता है सिलेबस को दिखाकर जी, ये एक तो इससे बच्चे को भ्रमित करते हैं। एक मित्रों एक चीज़ और है, मैंने देखी है, कुछ वीडियोस में देखी है, मैं खैर नहीं बताऊंगा, ऐसे नाम नहीं लूँगा, मैंने कहाँ देखी है। मैं कुछ देखता हूँ तो क्या देखा मैंने, जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं ना,
तो कहते हैं कि एनसीईआरटी की ये लाइन है और इसमें ये एनसीईआरटी की लाइन में ये चीज़ गलत लिखी है, ये चीज़ ऐसे लिखी है, कहते हैं। और कहते तभी कहते हैं, खोलो पेज नंबर 56 का पैरा नंबर 3 और 3 पैरे की 4थी लाइन पढ़ी। बच्चे को लगता है यार टीचर तो बड़ा तगड़ा है, पेज नंबर भी बता दिया, इस पेज नंबर का ये पैरा नंबर भी बता दिया, ये लाइन नंबर भी बता दी और ये वर्ड भी बता दिया। बड़ा तगड़ा टीचर भाई, इसी से पढ़ेंगे, इसी को ज्वाइन करेंगे इसी इंस्टीट्यूट। तो मित्रों वो चीज़ होती है असली आपके दिमाग को वॉश करने वाली। वो उस चीज़ से आप इतने मतलब इम्प्रेस हो जाते हो ना कि आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हो। समझना मेरी बात, आप उस चीज़ से पूरी तरह से भ्रमित होते हो, केवल आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यार एक बात बताओ मुझे, आप ही बताओ, पेज नंबर, पैरा नंबर, लाइन नंबर और वर्ड क्या कभी किसी एग्जाम में पूछा जाता है? बताइए, क्या कभी किसी एग्जाम में पूछा जाता है? नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता कि ये वर्ड कौन से पेज नंबर के, कौन से पैरा की, कौन सी लाइन का है। पूछा नहीं। तो भैया जब पूछा ही नहीं जाता तो उन चीज़ों पर जोर क्यों देना? जो चीज़ एग्जाम में पूछी ही नहीं जा रही उस चीज़ पर क्यों जोर देना? तो वो केवल ये दिखाने की कोशिश करते हैं, केवल अपना इंप्रेशन आप पर जमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ टीचर्स जेन्युइन होते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं सारे ही ऐसे होते ना, ये भी गलत है। कुछ टीचर्स मित्रों इतने बेहतरीन होते हैं सच में ही, कुछ टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी का एक एक पेज उनके हाथ से ना इतनी बार निकला होता है, इतनी बार निकला होता है मित्रों कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब उनके दिमाग में छप जाता है, सारी चीज़ प्रिंट हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो तो सही है, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ क्या करते हैं, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ क्या करते हैं अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कि भैया हमें ये टॉपिक करना है और इस टॉपिक पे जिक्र करेंगे और इस वर्ड पर जिक्र करना है हमें ज़्यादा, इस वर्ड को पहले ही देख के जाओ एनसीईआरटी की बुक में कि इस पेज नंबर पे, इस पैरा पे, पैरा की इस लाइन में है और ये इसका नंबर है। कर लिए, लर्न कर लिए, फुल मेहनत कर लिए, रट लिया उसने, उस टीचर ने, और आकर आपके सामने झाड़ दिया। आप हो गए इम्प्रेस और उस इम्प्रेशन से आप गलत डायरेक्शन में चले जाते। तो मित्रों एक इस चीज़ से भी आप बचिए। क्या करना? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का तो नाम सुना होगा ना मित्रों आपने, अल्बर्ट आइंस्टीन। मुझे नहीं लगता कि, खैर मैं अनएजुकेटेड पर्सन्स की बात नहीं कर रहा, कि आज के टाइम में दुनिया का कोई पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्ति हो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को नहीं जानता। अल्बर्ट आइंस्टीन साहब एक बात कहते थे, वो ये कहते थे, वो बहुत तगड़े भुलक्कड़ थे। उनकी कभी स्टोरी मैं किसी और दिन बताऊंगा मित्रों। वो बहुत तगड़े भुलक्कड़ थे, चीज़ों को भूलते बहुत थे। वो कहते थे जिन चीज़ों को आप कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ पलों के अंदर ढूंढ सको, उन चीज़ों को आप दिमाग के अंदर क्यों रख रहे हो? आप अपने दिमाग के जो मेमोरी है, आप दिमाग के स्पेस को क्यों घेरते हो? उन चीज़ों से क्यों ऑक्यूपाई करते हो अपने दिमाग के स्पेस को? जिन चीज़ों को कुछ सेकंड्स, कुछ पलों में ढूंढा जाए, अगर दिमाग में रखना है तो बहुत काम की चीज़ रखिए, ना कि ये फालतू की चीज़ है। मित्रों मेरी तरफ से तो फालतू की चीज़ है, मैं तो इसको फालतू की चीज़ मानता हूँ। अब मैं लर्न करके जाऊँ, मान लो मैं लर्न करके आ जाऊँ आपको पढ़ाने के लिए, कोई वर्ड आ गया ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन लगा लो, हर्ट लगा लो, या कुछ भी लगा लो, ठीक है ना, कोई भी वर्ड आ गया। अब मैं अपना इंप्रेशन जानने के लिए कहूँ खोलो किताब, चलो निकालो एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर ये खोलो, पेज नंबर पे अच्छा राइट साइड, राइट वाली साइड में देखो, पैरे नंबर 3 की दूसरी लाइन में ये वर्ड है
आपको भी लगेगा गुरुजी यार तगड़े हैं, मामला तो बहुत तगड़ा। तो अब मैं तो याद करके आया हूं ना, मैं तो इम्प्रेस कर दिया आपको और आप हो भी गई, क्या फायदा उसका? मेरे दिमाग में जो स्पेस था वही तो घिरा, तो मैं क्यों लर्न करूं? लर्न करने के लिए तो बहुत बायोलॉजी पढ़ी है। मैं तो बायोलॉजी ना मित्रों, बताता हूं, सागर नहीं है, महासागर है बायोलॉजी। छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, आसान जरूर है। मैं अब भी बोल रहा हूं, बायोलॉजी सबसे आसान सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं, मुझे तो लगता है सबसे आसान। बायोलॉजी सागर नहीं है, महासागर है, छोटा मोटा नहीं है मित्रों, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो भैया दिमाग में फालतू की चीजों को रखकर स्पेस को क्यों घेरना, मेमोरी को क्यों भरना? अगर मेमोरी में भरूं तो काम की चीजों को रखूं ना दिमाग में, जो जरूरी है, बायोलॉजी की चीजों को रखूं, मैं कंसेप्ट्स रखूं अपने माइंड में। तो मित्रों यही आपको करना है, अपने माइंड में कंसेप्ट्स रखिए। अच्छा एक बात और, पहली वाली बात पे आता हूं, किसी भी जब टीचर ने आपसे ये बोला था कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ जाते हैं, बोला था। अच्छा टीचर्स आपने ये ऐसे भी देखे होंगे जो ये बोल देते कि इस पेज नंबर पे इस पैरा नंबर की इस लाइन में ये वर्ड है, बताते हैं, याद रहता उनको ये सब, ये तो बता देते। आप कभी टीचर से ये पूछ रहे गुरुजी ये बताइए आप हमें आउट ऑफ सिलेबस आता है, एक आध क्वेश्चन आप बताना लिखना जरा बोर्ड पे कि आज तक कोई क्वेश्चन आया हो जो आउट ऑफ सिलेबस है, आप वो लिखिए। आप ऐसे बोलना, या हो सकता किसी ने बोला भी हो। क्या आज तक कोई टीचर ये बता पाया कि आउट ऑफ सिलेबस से ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ढूंढो, कहीं नहीं, ये बोला किसी ने? आज तक मैं मित्रों 100% श्योर हूं, ना तो बोला होगा और ना कोई बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उस चीज से थोड़ी आता ही नहीं है भाई, आउट ऑफ सिलेबस आता ही नहीं है, तो क्वेश्चंस वो कहां से लर्न करेंगे? उन्हें पता ही नहीं होगा क्योंकि आता ही नहीं है। और आपको मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं है तो मित्रों आप करके देख लेना ये बात। टीचर्स तो ज़्यादातर बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस इतने % आता है, तो पूछ लेना कि सर ठीक है आउट ऑफ सिलेबस आता है, मान लिया आपकी बात। आप एक बात बताइए, आप हमें एक आध क्वेश्चन बताइए जो एनसीईआरटी की बुक से नहीं पूछा गया हो, वो क्वेश्चन लिखिए जरा बोर्ड पर, तब देखिए वो लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। और फिर उनसे एक बात पूछना कि गुरुजी आप एक बात बताओ, आपको ये तो याद है कि कौन सी पेज नंबर की कौन से पैरा की कौन सी लाइन में क्या वर्ड है? और अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट को बताने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है, ये तो सही बात नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट बात तो ये थी ना कि आपको तो वो क्वेश्चंस लर्न होने थे जो आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं, ताकि आप हमें बता सको। आप बोलोगे ना, ताकि आप हमें बता सको कि ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में कहीं ढूंढिए कहीं नहीं मिलेगा, आउट ऑफ सिलेबस है। आज तक किसी टीचर ने मित्रों बताया नहीं होगा, ना लिखा होगा, आप पूछ कर देख लेना। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट्स आपके ब्रेन को वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश बोलते हैं, और आपका हो भी जाता है। फिर तो भैया ठीक है, फिर तो जो गुरुजी बोल रहे हैं जय हो, चलना स्टार्ट। जैसे जैसे वो चलते हैं उनके पीछे पीछे आप भी चल देते हैं। तो मित्रों ये हालत है नीट की प्रिपरेशन कराने वाले कुछ इंस्टीट्यूट्स की। तो इनसे बचें, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखें दूसरे के कंपैरेटिव। अपने ऊपर विश्वास रखिए आप कि आप कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा एफर्ट भी कुछ नहीं लगाना मित्रों, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। कभी कहो कि गुरुजी मेहनत तो कुछ है ही नहीं मित्रों, बायोलॉजी में मेहनत नहीं है, बस यही बहुत अच्छी बात है बायोलॉजी। कंसेप्चुअल रहिए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए आप। कंसेप्ट्स नेवर चेंज, कंसेप्ट्स कभी नहीं बदलते, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा बस, यह क्वेश्चन बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर प्रिपरेशन करनी है तो मैं बताता हूं आपको करना क्या है, फिर से बता देता हूं, बता दिया वैसे मैंने एक बार और बता दिया है, और बता देता हूं। कुछ पुराने पेपर्स लीजिए जो नीट के हैं,
जो नीट्स ने पास्ट ईयर्स में जो पुराने पेपर्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन तो मित्रों आपके पास होगा ही, नो डाउट, लेटेस्ट तो है। उसके बाद आप इसके अलावा न्यू एडिशन के अलावा आप पिछले 2-3 पुराने एडिशन खरीद लीजिए आप कहीं से। वो तो या पुरानी बुक्स तो सस्ते रेट में मिल जाती है, वो तो और आधे ही रेट में मिल जाएंगे आप, ठीक है ना। बस खरीदने वाले को ये मत बताना कि आपके लिए उस एडिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, बस। बाकी तो हो सकता है कोई फ्री भी दे दे आपको, ठीक है ना। आपने अगर ये दिखा दिया ना कि आपके लिए उस एडिशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, तब तो भैया वो दुगने पैसे मांगेगा। मित्रों ये मेरे साथ हुआ है, मित्रों मैं बताता हूँ। मित्रों हुआ ये था, अपना प्रिपरेशन करते थे हम भी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे मुझे भी किसी की बातें समझ में आई जो मेरे हैं, मैं जिनको अपना गॉड मानता हूँ इस फील्ड का। वो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन गॉड फादर हैं वो मेरे लिए, और मैं समझता हूँ उन्होंने ही मुझे बनाया। तो उन्होंने बोला तो हम पुराने एडिशंस के लिए निकल गए। अच्छा, पुराने भी उन्होंने ये भी बता दिया कि सबसे पहला एडिशन कौन सा था। मैंने कहा यार सबसे पहले से ही खरीदेंगे, अब तो सब जो पढ़ना है ना वो सबसे पहले वाला ही पढ़ना है। तो मित्रों पुराने एडिशन ले लिया, 2002 में जो फर्स्ट एडिशन आया था 11th का। अब हमने अपनी एक्साइटमेंट जब मिल गया तो हमने अपनी एक्साइटमेंट और अपनी इंपॉर्टेंस शो कर दी उसको। भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, जो रेट था ना मित्रों, जस्ट उससे डबल रेट में मैंने ये एडिशन लिए थे दोनों, जस्ट डबल रेट्स में। बाकी बाद में जो पुराने एडिशन थे कोई फ्री दे दिया, किसी ने कहा चलो यार ठीक है हम तो रद्दी में ही बेचते हैं, ठीक है आपके काम की आप रख लीजिए, ऐसे दे दिए, या रेट टू रेट दे दिया या हाफ रेट में दे दिया, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप उसको जिससे खरीदो उसको ये मत बताना कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब रद्दी में ही तो बेचने जाएगा वो, उसको रद्दी की जगह आपको दे देगा 10, 20, 50 रुपये में, या हो सकता है ठीक है आधे रेट में दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुल में दे देगा। अगर इम्पोर्टेंट है तो भाई लेनी पड़ेगी, मैंने तो जस्ट डबल में भी ली थी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। पेपर्स रखिए, न्यू एडिशन रखिए, ओल्ड एडिशन रखिए, और एक सही गाइडलाइन रखिए। मतलब एक गाइडलाइन का मतलब है एक आपको एक व्यक्ति ऐसा भी हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपने टच में रखिए जो आपको टाइम टू टाइम सही गाइडलाइन देता रहे, ठीक है ना। जो भी हो, कोई भी आपका अगर कोई मतलब साथी है, फ्रेंड है, आप उसको भी अपने टच में रख सकते हैं मित्रों। आपका कोई रिलेटिव है उसको भी टच में रख सकते हैं, जो आपको सही तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, सही तरह से डायरेक्शन देता है, गाइडलाइंस देता है, जो सही तरह से आपको गाइड कर रहा है। कोई टीचर है आपका, ठीक है ना, या कोई मान लीजिए कोई ऐसा टीचर है जो, या कोई ऐसा कुछ भी हो, कोई भी, तो जो आपको सही से गाइड रखे उनको आप टच में रहिए आप उनके। मित्रों डेफिनेटली आई एम 100% श्योर आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन घर बैठे ही अपने आप हो जाएगी। पेपर्स से क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नहीं होता तो देखिए वो टॉपिक कौन सा है, टॉपिक का कंसेप्ट, टॉपिक को खोलिए, टॉपिक को कंसेप्चुअल पढ़िए, उसको कंसेप्ट क्लियर करिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालिए, डिफरेंट टाइप्स के, और सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। जब सारे वो हो जाएंगे ना, फिर नीट के पेपर पे आना जो पुराने थे, तब देखना उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपका अटक जाए, एक भी क्वेश्चन रुक नहीं सकता, ठीक है ना। और मित्रों आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, आउट ऑफ होता तो भैया ये था, इसमें से निकाल के दे देते एग्जामिनर, नेट का सिलेबस लो नीट में डाल दिया और कहते अब टच करके दिखाओ इसको, अब मानेंगे हम तुम्हें, हाँ पढ़ कर आए। लेकिन नहीं करते ना तो उनका इंटेंशन ये नहीं होता मित्रों, उनका इंटेंशन ये होता है, इंटेंशन भी मैं बताता हूँ इंटेंशन क्या होता है। एक्चुअल में उनका इंटेंशन क्या है, देखो जी,
कोई भी एग्जाम, कोई भी जब एंट्रेंस टेस्ट होता है तो क्या इंटेंशन होता है उस संस्था का जो कंडक्ट कराती है? उसका होता है कि सिलेक्शन और एक चीज होती है रिजेक्शन। सिलेक्शन तो मतलब समझना, रिजेक्शन ज्यादा बंदों का कराना। वो चाहते हैं कि भाई टेस्ट हम कराएं, उनमें से रिजेक्ट ज्यादा बंदे हों और सिलेक्ट जो हों वो कम बंदे। नीट का पेपर मित्रों कितने लाखों बच्चे देते हैं और उन लाखों में से बस थोड़े से ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी तो सब रिजेक्ट ही होते हैं। ना। या कभी ऐसा सुना है कि भैया 6 लाख बच्चों ने पेपर दिए, जिनमें से 5 लाख का सिलेक्शन हुआ, 1 लाख का रिजेक्शन हुआ? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। होता क्या है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी सबका रिजेक्शन होता है। मतलब रिजेक्शन ज़्यादा का होता है, सिलेक्शन कम का होता है। उनको पेपर डिज़ाइन इस पैटर्न से करना होता है कि रिजेक्शन ज़्यादा हो, सिलेक्शन कम हो। अब उन्हें दायरा भी दे दिया जाता है, उन्हें अपने किस दायरे में काम करना है। उनका दायरा होता है NCERT की बुक। उनको ये हिदायत होती है कि NCERT के दायरे में रहकर एक ऐसा पेपर बनाइए, एक ऐसा एग्ज़ाम तैयार करिए जिसमें बच्चों का ज़्यादा तो रिजेक्शन हो और कम बच्चों का सिलेक्शन हो। तब वो अपना पोटेंशियल लगाते हैं पेपर बनाने में और वो पेपर बनाते हैं। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं बनाते। कभी अब भी ये समझ बैठो एक आध क्वेश्चन गुरुजी हो सकता ले लेते हो, ऐसा कुछ नहीं करते। तो दिक्कत हो जाती है। और मित्रों, नेट में ज़्यादा तो सिलेबस नेट का पढ़ाता हूँ, ना कि नीट का भी करा रहा हूँ। अब तो यूट्यूब पर जब से मैं अपनी वीडियो डालनी स्टार्ट की है मित्रों, मैं नीट का भी सिलेबस करा रहा हूँ और नेट का तो मैं कराता ही हूँ। पढ़ाया है मैंने नेट का, मेरा अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट भी था नेट की कोचिंग का। वो कोरोना काल में मित्रों फिर मामला आप समझ ही रहे हो क्या रहा। तो मामला ये था, मैं बता रहा था कि होता क्या है नेट में क्या होता है। नेट के एग्ज़ाम में बताता हूँ। नेट के एग्ज़ाम में होता क्या है। नेट का एग्ज़ाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है या PhD करने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, वो नेट का एग्ज़ाम देना होता है, नेट क्वालिफाई करना होता है। उसमें भी 2 होते हैं, LS और JRF। अगर JRF है तो PhD में एनरोल हो जाओगे और LS है आपका तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट दे सकते हो, क्वालिफाई हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है। अब इसमें मित्रों होता क्या है नेट के एग्ज़ाम में। अच्छा, नेट के एग्ज़ाम के सिलेबस की कोई था नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये क्वेश्चंस, ये जो है, ये कहीं से भी बनता है बायोलॉजी में। नेट का पेपर बायोलॉजी के सागर में से नहीं, महासागर में से बनाया जाता है। और सागर नहीं पढ़ाया जाता है इसमें, नेट में तो पूरा महासागर पढ़ाया जाता है। उसमें से बनाते, कहीं से कुछ भी बना देंगे। लेकिन उनकी फिर भी बाउंड्री होती है कुछ। ये बाउंड्री होती है, ऐसा क्वेश्चन तैयार मत कर देना जिसके ऑप्शंस में दिक्कत हो, कि सही ऑप्शन, ऐसे 2 ऑप्शन डाल दो जो सही हो सकते हैं। अगर इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है ना मित्रों किसी एग्जामिनर से क्वेश्चन बनाते टाइम, अगर ऐसे ऑप्शंस हो जाएं या कोई ऑप्शन है आंसर है ही नहीं, या क्वेश्चन बनाते टाइम क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई और उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है, तब जो की आती है या तो वो बार बार रिवाइज होती है। और एग्जामिनर अगर ये गलती बार बार करता है एग्जाम बनाते टाइम, तो मित्रों उस एग्जामिनर को उस पैनल से ही बाहर कर देते हैं, जो पैनल नेट का एग्जाम बनाने वालों का होता है। पैनल का मतलब ये है कि कुछ टीचर्स लिए जाते हैं जो नेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, नेट का एग्ज़ाम बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, और जो टीम होती है टीचर्स की, उसको हम एक पैनल बोल देते हैं कि वो पैनल है या वो टीम है जो नेट का एग्ज़ाम बना रही है। तो अगर इस तरह की मिस्टेक हो जाती है ना, तो पैनल से बाहर कर देते हैं एग्जामिनर को कि आप नहीं बनाओगे पेपर। तो नीट में भी मामला ऐसा ही है। तो नीट में पेपर
बनाना ऐसा है जिससे ज़्यादातर बच्चों का रिजेक्शन हो और बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हो। पेपर ऐसे तैयार करना, और करना किससे, एक दायरे में रह के, कि दायरा होना चाहिए एनसीईआरटी का सिलेबस, और वो करते हैं। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। कभी सोचो कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाता, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता। और कहे कोई अगर टीचर कि आउट ऑफ सिलेबस होता है, तो मित्रों ये पूछ लेना, गुरुजी एक क्वेश्चन बता दो हमें जो आया हो आउट ऑफ सिलेबस और आपको याद हो, वो लिखिए जरा, जो एनसीईआरटी में ना हो। तो मित्रों मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन वो लिख ही नहीं पाएंगे। जो भी टीचर होंगे वो लिख नहीं पाएंगे एक भी क्वेश्चन। फिर उनसे ये बोलना, गुरुजी आपको इतना तो याद था, आपको ये भी याद है कौन से पेज पर कौन सी चीज़ लिखी है, आपको एक क्वेश्चन याद नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस का आया हो। तब देखना क्या जवाब मिलता है। तो मित्रों इस तरह से पागल बनाते हैं इंस्टीट्यूट्स पर। उम्मीद है सारी बातें कुछ समझ में आई होंगी मित्रों। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको समझाता रहूँगा, डोंट वरी, काम है मेरा, ठीक है ना। और मित्रों मैंने जैसे बताया कि मैं नीट के लिए और नेट के लिए वीडियोस बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, और यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं अप्रॉक्स 56 तक अभी तक आ गई हैं। अभी मैं बात करूं तो पिछली जो वीडियोस हैं, बाकी और मैं डाल रहा हूं। तो मित्रों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से सारी वीडियोस, या अपनी नीट की प्रिपरेशन, बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। मैं नीट की तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि नीट में तो बायोलॉजी के साथ साथ मित्रों फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, वो थोड़ी पढ़ाऊँगा मैं, मेरा फील्ड तो केवल बायोलॉजी है ना। तो मैं आपको बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा सकता हूँ। वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली आपको बायोलॉजी बाय जेपी सर करके सर्च करना है यूट्यूब पर, मेरी वीडियो आ जाएंगी वहाँ। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए मित्रों, और अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए लाते हैं कुछ और नया, कुछ और वास्तविकता जो चल रही है आज के इस, मतलब मैं भ्रमित संसार बोलूँ तो इस फील्ड में बोलूँ तो लाता हूँ कुछ और वास्तविकताएं इस तरह की, जिस तरह से लोगों को, स्टूडेंट्स को, लोग नहीं बोलूँगा, स्टूडेंट्स बोलूँगा, स्टूडेंट्स को भ्रमित किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है और अट्रैक्ट किया जा रहा है झूठे झूठे इंप्रेशंस जमा के। ठीक है ना, इंप्रेशंस जमा के और अपना रुतबा दिखा के, इस तरह से करके जो भी है वो नहीं करना है। भटकिए मत अपनी लाइन पर रहिए। प्रिपरेशन बायोलॉजी की करनी है तो करिए आप। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर बाद में। ओके बाय मित्रों, थैंक यू सो मच मित्रों।